मॉडर्न आपके लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। डायग्राम बनाइए। हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं बंद करवाने के लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। देखिए, आपने लास्ट क्लास में देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, पाई माइनस 2i या 180 माइनस 2i। अब ये मैंने यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स रख दिए हैं। प्लेन मिरर समझ में आ रहा है? ये प्लेन है पूरा और ये भी पूरा प्लेन है और ये मिरर है, तो दीज आर टू प्लेन मिरर्स placed at an angle 30 degree and a ray of light is incident at an angle 40 degree. Okay, गेट लगा दो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, find out the total angle of deviation suffered by the ray, find out the total angle of deviation suffered by the ray, find out the total angle of deviation suffered by the ray up to 2 reflection and up to 3 reflection. Up to 2 reflection and up to 3 reflection. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हो। क्वेश्चन जहां तक बोलेगा हम वहां तक एनालाइज करेंगे। क्लियर है क्या? तो देखिए, एक रे ऑफ लाइट, दो प्लेन मिरर्स 30 डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड है। इधर एंगल 40 डिग्री पर हमने एक रे ऑफ लाइट को क्या किया हुआ है, इंसिडेंट किया हुआ है। तो सबसे पहली बात, ये इंसिडेंट रे है, इसका पहला रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाएगा, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन इससे होगा, फिर तीसरा इससे होगा, चौथा इससे होगा, ऐसे लगातार सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अप टू 2 एंड अप टू 3 रिफ्लेक्शन। तो देखिए, 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, तो इधर देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है जियो ऑप्टिक्स में। तो अभी प्लेन मिरर जब तक चल रहा है ना, थोड़ा डायग्राम ढंग से हम लोग एनालाइज करेंगे। यह एंगल कितना है, 40 डिग्री। तो पहला रिफ्लेक्शन हो गया
एंड द फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन इज, ये इस डायरेक्शन में है, तो डेल्टा 1, इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डेल्टा 1 इज 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, आई कितना है 40, तो डेल्टा 1 इज 100 डिग्री, ठीक है। तो 100 डिग्री का डेविएशन आया आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और अगर हम इस डायग्राम में देखें इसकी डायरेक्शन, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम पर डिपेंडेंट होता है, तो ये आ गया किधर, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए डायग्राम ना ढंग से बनाना है, तब आपको प्रॉपर चीजें दिखाई देंगी। मुझे बताइए ये एंगल 40 है और ये मिरर के नॉर्मल से 40 है, तो ये वाला एंगल कितना है, सिर्फ दिस एंगल इज 50 डिग्री। अब देखो ये दो एंगल्स देख रहे हो आप, ये वाला और ये वाला, क्योंकि जैसे ही ये रे ऑफ लाइट ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा, और उस ट्राइंगल में जो दूसरे मिरर से जब आप एंगल निकालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जो एंगल है, वो एंगल जो बन रहा है वो 180 मतलब 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है। तो एक मिनट यहां पर बात कर रहा हूं मैं, बट मैं जनरल बोल रहा हूं आपसे कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या है। यहाँ कितना बना 50, ये चलिए ये रे ऑफ लाइट जा रही है तो मुझे पता चल गया ये 50 है, ये 30 है, तो ये एंगल 100। तो इसलिए मैंने इसको बनाते वक्त किस बात का ध्यान रखा है कि ये एंगल ऑब्ट्यूस है। मान लीजिए ये एंगल लेस देन 90 होता तो मैं डायग्राम ऐसा शो करूंगा कि जैसे ये एक्यूट लगे देखने में, यस और नो, क्योंकि उससे डायरेक्शन किधर रिफ्लेक्ट होके जा रही है रे, उसका भी लेना देना होगा। तो चलिए पहला पॉइंट आ गया आपके पास समझ में। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, क्योंकि ये टोटल 100 डिग्री है, तो ये टोटल आपका 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री, और 100 पे जैसे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये कितना बनेगा 10 डिग्री। अब जैसे आपके पास 10 डिग्री आ गया तो आप एक बार और रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, चलिए एक बार और रिफ्लेक्शन हो गया, ये इस तरफ गया रिफ्लेक्ट करके, दिखता है सबको, ये एंगल भी कितना 10 डिग्री। अब सबसे पहले आप सेकंड डेविएशन भी निकाल लें, तो सेकंड डेविएशन कितना है, रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाह रही थी, यही था ना पाथ, और वो डेविएट होके इधर चली गई, डेल्टा 2। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है 10 डिग्री, तो योर डेल्टा 2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 180 माइनस 2 इंटू आई, आई कितना है 10, दैट इज 160 डिग्री, बट दिस इज क्लॉकवाइज। तो दो रिफ्लेक्शन हो गए। वैसे अगर मेरे से क्वेश्चन ने पूछा अप टू 2 रिफ्लेक्शन तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, 2 रिफ्लेक्शन में आंसर दे देंगे, बात समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अप टू 3, तो ऐसा करते हैं पहले थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। तो थर्ड वाले का रिफ्लेक्शन होने के लिए आप ध्यान से समझेंगे वापस, ये एंगल कितना था टोटल, यहां से ये वाला एंगल 90 है और उधर से ये 10 डिग्री है, तो ये कितना बचा 80, 1 मिनट, ये कितना है 80, ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, टोटल 110। 110 जब ये यहां स्ट्राइक करेगा तो दिस एंगल वुड बी 70। तो आप देख रहे हो मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूं, 70 एक्यूट जैसा दिखना चाहिए, तो 70 डिग्री एक्यूट एंगल है, तुमने एक्यूट शो किया। अब यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये 70 है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा 20, कितना 20, तो ये 20 डिग्री पे आके रिफ्लेक्ट होके 20 डिग्री पे ही रे ऑफ लाइट वापस चली जाएगी। अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 मिल चुका है, तो पहले डेल्टा 3 लिख लो, 180 माइनस 2 इंटू आई, आई कितना है 20, दैट वुड बी 140 डिग्री। अब इधर देखिए इसका ओरिजिनल पाथ ये था और इधर से ये डेविएट हुई है इस तरफ, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, तो दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। पहले किसी को डाउट हो इन तीनों में तो पूछ लो, क्लियर है सबको। तो पहले आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 आया है, फिर डेल्टा 2 आया है, डेल्टा 1 ये वाला था, डेल्टा 2 ये वाला, और ये वाला डेल्टा 3। मैंने इनका डायरेक्शन भी साथ साथ इंडिकेट कर दिया है कि कौन किस तरफ है। अब मुझे कहा गया टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे अप टू
टू रिफ्लेक्शन, अरे अप टू 2 भी बोला है, अप टू 2 एंड 3 दोनों बताना है। तो 2 रिफ्लेक्शन तक डेल्टा नेट अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा 1 है 100 और डेल्टा 2 है 160। अच्छा ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है, तो मैंने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, तो इट विल बी 100 माइनस 160। चलिए आंसर आ रहा है -60। तो एक मिनट, आप इसको कैसे शो करेंगे? इट इज 60 डिग्री क्लॉकवाइज, इतना समझ में आया? अच्छा इसका एक आंसर और दिया हो सकता है, जैसे 60 डिग्री क्लॉकवाइज है तो 300 एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ से 60 है तो दूसरी तरफ से 360 माइनस 60 यानी 300 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? तो अप टू 2 रिफ्लेक्शन आ गया, देन अप टू 3 रिफ्लेक्शन, अप टू 3 रिफ्लेक्शन डेल्टा नेट। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कहा हुआ है, तो ये है 100 माइनस 160, अगला भी -140, इट इज माइनस ऑफ 200 डिग्री। तो आंसर हो सकता है आपका 200 क्लॉकवाइज या 160 एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आपको दोनों तरह से दिया हो सकता है। तो जैसे ये दिया है 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर हो सकता है 300 एंटी क्लॉकवाइज। इसका आंसर हो सकता है 160 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर और नॉट? तो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे आपको फोकस करना है कि रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है। आप भी 1 बाय 1 डायग्राम बनाइए आराम आराम से, ठीक है? हाँ कौन सा 10 डिग्री कैसे आया? बेटा ये 50 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। देखो बीच में है ना, पूरा बनने के बाद नहीं पूछना चाहिए, मैं 1 बाय 1 आपसे कंफर्मेशन लिया है मैंने इसीलिए, क्योंकि अब डायग्राम क्या हो गया, पूरा मिक्सअप हो गया। इधर देखिए, जब हम इधर 30 डिग्री पे भेज रहे थे, इधर कितने पर आ रहा था? 40 पे। 40 वाला रिफ्लेक्ट होके कितने पे गया था? 40 पे। 40 पे रिफ्लेक्ट करके गया तो ये कितना बना? 50। 50 प्लस 30 80। 80 और ये वाला एंगल मिला ले तो होना चाहिए 180। इसका मतलब ये कितना आया? 100। और 100 पे जब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री पे होता है, तो दिस इज योर 10 डिग्री। आ गया समझ में? अच्छा यहां से 10 डिग्री पे आके वापस 10 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये भी 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, तो ये कितना बचा? 80। 80 और 30 110। 110 है तो ये कितना? 70। और ये अगर 70 है तो नॉर्मल के साथ एंगल 20 बनेगा। इस तरह से तीनों डेविएशंस आ गए। आप सबको क्लियर होगा? एक बार वापस जाके घर पे वापस बनाना है इसको, ठीक है? अभी जो जियो ऑप्टिक्स का स्टार्टिंग पार्ट है उसमें डायग्राम बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होंगे, टेक्निक थोड़ी बहुत आएगी, फिर डायग्राम्स चलेंगे। वैसे अभी इसका 2 रिफ्लेक्शन के लिए अभी एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप हो जाएगी, देखते हैं, उसको पहले प्रूव करेंगे फिर बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। लिख लिया सबने?
लिख लिया सबने? अच्छा, अभी आपने एक चीज नोटिस किया, अप टू 2 रिफ्लेक्शन कितना आंसर आया? 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी मैं एक कंडीशन आपको प्रूव करके बताऊंगा कि जैसे वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 40 था, तो अगर हम 2 रिफ्लेक्शन तक कंसिडर करें, कितने रिफ्लेक्शन तक? कंडीशन लगा दिया है, कहां तक? 2 रिफ्लेक्शन तक। इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब अभी अब मैंने कितने एंगल पे गिराया रे ऑफ लाइट? 40। बाई चांस अगर मैं इसको 40 की बजाय 50 कर दूं, तब भी आप देखेंगे कि 2 रिफ्लेक्शन का आंसर कितना आएगा? यही आएगा। अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा, पहले समझ के क्या आने वाला है आंसर। अगर मैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहला वाला था उसको 40 की बजाय 50 कर दूंगा, तब भी आंसर कितना दिखेगा? तो अभी हम लोग पहले प्रूव करके बताएंगे। यार सुनो तो सही, पहले मैं बोल तो रहा हूं प्रूव करके बताऊंगा भाई। अभी मैंने आपको एक इनपुट दिया है कि 2 रिफ्लेक्शन तक आंसर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अभी देखते हैं कैसे नहीं कर रहा है। समझ आई बात? तो उसको एज अ रिमार्क हम लोग लिखेंगे और वो आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो ये डायग्राम नोट कर लिया सबने? थोड़ा सा फास्ट लिखने की आदत डालें। देखिए मैंने क्या बोला, अप टू 2 रिफ्लेक्शन, ये आंसर किस पे डिपेंड नहीं करेगा? हमारे पास 2 रिफ्लेक्शन का आंसर यहां 60 डिग्री आया था। अभी देखते हैं ये कैसे आएगा डायरेक्ट। तो देखिए मेरे पास 2 मिरर्स हैं, मैंने मान लिया, ये रिमार्क है, मतलब ये आपके लिए एक कंडीशन है जो हम आपको ऑलरेडी बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक मिरर है जिसका इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो जनरल प्रूव करने के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके प्रूव नहीं कर रहे हैं, जनरल। जनरल कैसे? मैंने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर लिया आई। ओके, दिस इज एंगल आई। और मैंने बोला कि 2 रिफ्लेक्शन तक आंसर किस पे डिपेंड नहीं करता? आई पे डिपेंड नहीं करता। देखिए ये रे ऑफ लाइट आई, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होके इधर गया, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होके इधर, ये एंगल आई पे ही लौट जाएगी। चलिए पहला रिफ्लेक्शन हो चुका, और इधर पहला डेविएशन भी आ गया, डेल्टा 1। इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग डेल्टा 1 जो है वो 180 माइनस 2i है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा अब देखिए ये एंगल आई है, तो ये कितना? 90 माइनस आई। ओके, चलिए अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, इसको मैंने बाहर से शो किया, दिस एंगल इज फाइव। कितना आएगा? 5 प्लस 90 माइनस आई प्लस थीटा, that is equals to 180. Then I am getting the value of phi as 90 minus I plus I minus theta. अब बताइए ये एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज? क्या ये आई और थीटा पे डिपेंडेंट है? तो मुझे पता नहीं ना कि आई थीटा से बड़ा है कि छोटा है। तो चलिए मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं कि लेट इन दिस डायग्राम योर आई इज ग्रेटर देन, अभी मैं लेस देन भी प्रूव करूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। पहले आई ग्रेटर देन थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल किसमें हो जाएगा? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। तो ये एंगल 90 प्लस आई माइनस थीटा होगा। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर हियर? ये टोटल एंगल है 90 प्लस आई माइनस थीटा। तो ये वाला जो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हैं, दिस इज योर आई माइनस थीटा। क्लियर? मैंने आई को थीटा से बड़ा मानते हुए डायग्राम बनाया है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, कितने एंगल पे? तो जिस एंगल पे आई है उसी पे चली गई। मुझे 2 रिफ्लेक्शन तक बात करना था, 2 रिफ्लेक्शन हो चुका है। तो यहां पर रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये है, व्हाट इज डेल्टा 2?
डेल्टा टू कितना 180 माइनस 2 इंटू आई माइनस थीटा। ये 180 माइनस 2i है, ये है डेल्टा टू 180 माइनस 2i प्लस 2 थीटा। समझ में आई बात? अच्छा, इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग मेरा डेल्टा 1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और डेल्टा 2, तो व्हाट इज टोटल डेल्टा? 180 माइनस 2i, मैं इसको प्लस में मान लेता हूं। 180 माइनस 2i को मैंने प्लस मान लिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज मैंने प्लस मान लिया। तो डेल्टा 2 माइनस ऑफ 180 माइनस 2i प्लस 2 थीटा। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 180 से 180 कैंसिल, 2i से 2i कैंसिल, द आंसर इज क्या? फाइनल आंसर में i गायब है। इसका मतलब अगर i ग्रेटर देन थीटा हो तो इस पूरे एनालिसिस में ये एंगल कितना आ रहा है? दैट इज माइनस ऑफ 2 थीटा। माइनस प्लस छोड़ते हैं, कितना एंगल ऑफ डेविएशन है? 2 थीटा। अगर हम इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग बात करें तो हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है, तो ये 2 थीटा किधर आ रहा है? क्लॉकवाइज में, क्योंकि नेगेटिव आया है आंसर। यस और नो? तो इसमें आई नहीं है, तो आप सोचिए अगर मैं आई की वैल्यू थीटा से ज्यादा जो भी लेके बनाऊं, हर बार आंसर तो यही आएगा। इसमें कौन कैंसिल आउट हो जाएगा? आई का फैक्टर गायब हो जाएगा, मतलब आई गायब ही हो जाएगा। तो इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में देखो, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना था? 30 डिग्री था, इसलिए आंसर आ रहा था कितना? 60। एक केस समझ में आ गया? सपोज मैं आई लेस देन थीटा लेके बात करता हूं। अभी रुक जाइए। सपोज मैं मान लेता हूं कि आई क्या है? लेस देन थीटा। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ये वाला एंगल फाई की वैल्यू आएगा 90 प्लस आई माइनस थीटा। इस बार थीटा बड़ा है तो ये एंगल 90 से छोटा होगा, तो मैं उसको ऐसे लिख दूं 90 ऑफ माइनस ऑफ थीटा माइनस आई। 90 ऑफ थीटा माइनस आई, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। सही बात है। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा? क्योंकि डायग्राम में भी चेंजेस आएगा, ये एंगल एक्यूट बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक रे ऑफ लाइट आई लेस देन थीटा पर गिराया, ये एंगल थीटा है, तो आई लेस देन थीटा पे जाने के बाद रे इधर गई। ठीक है, ये एंगल कितना है? आई। इधर एंगल कितना है? इधर रे ऑफ लाइट गई, आपको पता है ये वाला एंगल बना है फाई, एंड दिस फाई इज हाउ मच? 90 माइनस, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा माइनस आई। एनी डाउट? तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर बन रहा है, देखिए कितना है ये? थीटा माइनस आई, क्योंकि 90 में से इतना कम है, तो 90 से कम है तो कितना कम है ये अमाउंट? दिस अमाउंट इज थीटा माइनस आई, तो दिस एंगल इज थीटा माइनस आई, और रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। कंफर्म? अब यहां पर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये आपका डेल्टा 1 आएगा। दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड थीटा डेल्टा 2 ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए डेल्टा 1 कितना था आपके पास? 180 माइनस 2i, डेल्टा 2 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस आई। दोनों की डायरेक्शन सेम है, देन आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ नेट एंगल ऑफ डेविएशन। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज को एक बार हम प्लस मान लेते हैं। कितना आएगा? 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस आई। 1 मिनट। तो यहां से डेल्टा जब हम देखेंगे तो ये आ रहा है 360। देखिए 2i कट गया, लेकिन माइनस 2i इज कैंसिल विद 2i। 360 माइनस 2 थीटा। 1 मिनट। अच्छा आप बताइए, ये वाला जो आपका 2 थीटा आया था, तो फाइनली ये 2 थीटा क्या था? क्लॉकवाइज था। चलिए यहां पर 360 माइनस 2 थीटा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देख लो पहले,
360 माइनस 2 थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज। इसका एक और आंसर बनेगा 2 थीटा। उसका आंसर भी कितना था? ये भी बात समझ में आया कि नहीं? तो नेट डेविएशन सफर्ड बाय द रे इज 2 थीटा या 360 माइनस 2 थीटा, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, कोई यहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं रटेगा। आप समझ रहे हो, ये डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है मैंने, है ना? तो इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं दोनों। अगर मैं यही डायग्राम ऐसे ना बना के इधर से बनाऊं तो ये डायरेक्शन बदल जाएगी। यस और नो? तो आपको ये याद रखना है कि इट्स आंसर विल बी आइदर 2 थीटा और 360 माइनस 2 थीटा या 2 पाई माइनस 2 थीटा। एनी डाउट? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आप उस डायग्राम में जाके देखेंगे। किसमें जाके देखेंगे? तो अब आपको दिख गया कि एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द रे अप टू 2 रिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने 40 दिया था, आंसर आ रहा था 60। अगर मैं 40 के बजाय 50 कर दूं, 30 कर दूं, 20 कर दूं, आंसर हर बार क्या रहने वाला है? 60 ही रहेगा। तो नीचे रिमार्क लिखिए, लिखिए up to two reflections from the plane mirror, up to 2 reflections from the plane mirror from the plane mirrors placed at some angle is independent of angle of incidence। ठीक है? तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आइदर इसका आंसर 2 थीटा दिखाई देगा या 2 पाई माइनस 2 थीटा। उसके बाद ये दोनों एक्सप्लेनेशन नोट कर सकते हैं आप। तो दोनों तरफ से आंसर सेम ही आया ना? पहले कैमरा यहां से लेना है, यहां से। तो ये याद रह जाएगा। हमने आपको कोई डायरेक्ट नहीं बताया कि आप रट लो, आपके सामने क्या है? एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से आ रहा है। अगर इसमें आई बच रहा होता तो हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन आप देख रहे हो दोनों केस में आई क्या हो गया? कैंसिल आउट, और सीधा सीधा थीटा पर डिपेंडेंसी आ रही है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। थोड़ा सा फास्ट डायग्राम बनाएंगे। देखिए लाइन जो मैंने बोला एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या बोला मैंने? up to 2 reflection from the plane mirrors placed at some angle, up to 2 reflections, the angle of deviation is independent of angle of incidence। एंगल ऑफ डेविएशन लिख लेना वहां पे ना, एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्रूफ आपके सामने है। उस लाइन में लिख लेना, एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस।
नोट कर लिया? मिटा दो इसको। अब ये पूरा आउटपुट अगर आपको याद रहता है तो फिर बार बार एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये याद भी होना चाहिए, क्योंकि पूरा एनालिसिस है, इतना सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ओनली अप टू 2 रिफ्लेक्शंस। इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया, अप टू 2 एंड अप टू 3 सॉल्व किया हमने उसको प्रॉपर। ये लेफ्ट वाला तो बना लिया होगा। लिख लिया सबने? ये रिमार्क भी एक क्वेश्चन ही है एक तरीके का। जैसे कि हमारे पास क्या सिचुएशन है, 2 प्लेन मिरर्स हैं, कैमरा तो आप कैमरे से लिख रहे हो क्या? कैमरा इधर कर दीजिए। लिख लिया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट में हमने 2 प्लेन मिरर्स को रखा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें आपको पता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट आएगी और 2 रिफ्लेक्शन होंगे, तो आपको पता है 2 रिफ्लेक्शन का आंसर कितना है, 2 थीटा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना, जैसे सपोज यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, मान लीजिए कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो यहां पर रिफ्लेक्ट होके कितने एंगल पे जाएगी? तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल, अच्छा ये आई है तो ये भी, क्योंकि ये इसका नॉर्मल है और ये नॉर्मल इसके पैरेलल है। इसके बाद यहां पर ये वाला एंगल अगर आई है तो ये 90 माइनस आई होगा। अच्छा एक मिनट, रिफ्लेक्ट होके जब ये जाएगी तो ये एंगल आई है तो ये भी आई ही होगा। तो अब मुझे बताइए, ये वाली लाइन इस मिरर का नॉर्मल है, यानी इस मिरर के ये परपेंडिकुलर है, यानी इसके ये, और देखिए दोनों का एंगल सेम बन रहा है क्या? यानी अगर हम ये देखें तो ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर रिफ्लेक्शन भी 2 ही हुए और डेल्टा कितना है? नहीं, अब अगर हम डायरेक्ट बात करें, टोटल डेविएशन 2 थीटा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है? तो कोई आपसे पूछेगा कि यहां पर रेज मूव्स एंटी पैरेलल टू, आप पैरेलल भी बोल सकते हैं कि दे आर रेज आर पैरेलल एंड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप बोल सकते हैं एंटी पैरेलल, या रेज मूव्स पैरेलल, या फिर आप बोल सकते हैं पैरेलल एंड मूविंग इन
अब जैसे कई बार ऑप्शंस में क्या होता है, हमने कह दिया एक बार 30 डिग्री पे आ गया, एक बार 50 डिग्री पे आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग क्या एनालिसिस है? तो रेज एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है पाई। रेज आर पैरेलल एंड दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। हम्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, कुछ होगा तो हम बता देंगे, आप टेंशन नहीं लें उसकी। अभी जो समझने वाली चीज है वो यही है। तो समझ में आ गया कि रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे अब ये वाली रे है ना, इसको ऐसे बोला जा सकता है एज अ नाम से, अगर हम बोले ये इंसिडेंट रे है, और इसको कई जगह पे लिखा हो सकता है इट इज इमरजेंट रे। क्या है? तो कह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन पे जो आने वाली रे है और इमरजेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है एंड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड इज पाई। ओके, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है ये। ठीक है, तो जब आप सारे कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको चैप्टर छोटा लगेगा, और हर एक चीज को अलग 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 करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा आपको चैप्टर। बात समझ गए? कॉन्सेप्ट बहुत थोड़े से हैं। तो नेक्स्ट लिखिए एक क्वेश्चन। बातचीत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबने लिख लिया? क्वेश्चन लिखिए, देयर आर टू प्लेन मिरर्स, देयर आर टू प्लेन मिरर्स placed at some angle. There are two plane mirrors are placed at some angle. ठीक है, क्वेश्चन को समझते चलेंगे। लिखिए, a ray of light is incident, a ray of light is incident, a ray of light is incident on one plane mirror. The ray of light is incident on one plane mirror and moving parallel to another plane mirror, and moving parallel to another plane mirror. मतलब दो प्लेन मिरर है ना, एक पे रे गिराना है और दूसरे पे क्या होना चाहिए? वो दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो एक कंडीशन फिक्स कर दी हमने। लिखे, इट इज फाउंड दैट आफ्टर थ्री रिफ्लेक्शन, it is found that after three reflection, ray of light retrace its path. After three reflection, the ray of light retrace its path then find out the angle between the mirrors. Then find out the angle between the mirrors. ठीक है, देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चंस के लिए अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको सोच सोच के आगे बढ़ना है। जैसे पिछला प्रोफाइल था उसमें तो डायरेक्ट याद हो गया कि भाई 2 थीटा आएगा 2 तक, 3 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब इधर जो आ रहा है ये क्वेश्चन अलग है।
बात समझ गए? तो ये क्या कह रहा है कि 3 रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस होना चाहिए। तो पहले बताइए, ये प्लेन मिरर है, मान लीजिए इस पर अगर मैं रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर गिराता हूं तो ही अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो क्वेश्चन से मीनिंग ये निकला कि जो तीसरा रिफ्लेक्शन है उसमें रे ऑफ लाइट को मिरर पे परपेंडिकुलर गिरना चाहिए, तो उसके बाद वो रिट्रेस करके बाहर निकल जाएगी। रिट्रेस का मतलब अगर वो अपने ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ से आ रही थी वापस, उसी पाथ पे लौट के चली जाएगी। बात समझ गए? तो हमने यहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स ले लिए और मान लिया कि उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। दिस एंगल इज थीटा। आप ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है एंड दिस इज पैरेलल टू सेकंड वन। तो एक एक चीज मेंशन करना है। आपको दिख रहा है ये इसके पैरेलल है ना, इसका मतलब आपको ये वाला एंगल पता है, हाउ मच इट इज, थीटा, और हमें ये थीटा निकालना भी है। अब क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो ऐसा करते हैं हम लोग ना, इस डायग्राम को रिवर्स बनाते हैं। रिवर्स मतलब 3rd रिफ्लेक्शन के बाद। पहले बताइए, पहला रिफ्लेक्शन यहां, तो ये रे यहां आके दूसरा रिफ्लेक्शन, फिर यहां आके तीसरा रिफ्लेक्शन। तीसरा रिफ्लेक्शन इस पर ही होगा। तो ये रे ऑफ लाइट हमें क्या कह रही है कि भाई 3rd रिफ्लेक्शन के बाद इसको रिट्रेस करना है। और रिट्रेस तब होता है जब आई 0 हो। आई 0 को कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो यानी पहला रिफ्लेक्शन यहां होगा, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा। और तीसरे रिफ्लेक्शन पे रे ऑफ लाइट को कैसे गिरा दें, परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। ये लीजिए, तो अब मैं रिवर्स जा रहा हूं। ये पहला रिफ्लेक्शन, यहां दूसरा रिफ्लेक्शन, और यहां तीसरा रिफ्लेक्शन हुआ और रे अपनी पाथ को रिट्रेस कर गई। अब बताइए, अगर ये रिट्रेस होगा तो पीछे वाला पाथ भी तो, क्योंकि अगर उसी रे पे आएगी तो वापस उधर चली जाएगी एज इट इज। इधर गई, इधर से इधर गई, फिर ये बाहर निकल गई। क्या कहते हो, रिट्रेस हो गई? मतलब एक्चुअल ऐसे हुआ है, रे ऐसे आई, इधर गई, इधर गई, फिर वापस आई, इधर गई, इधर गई। तो मैंने डायग्राम किधर से बनाना शुरू किया, रिवर्स बनाया। मैंने कहा कि भाई रिट्रेस करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो। बात समझ गए? आप यहां से बनाते हुए फॉरवर्ड जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिवर्स में बना दिया डायग्राम, ठीक है। तो चलिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये 90 है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी ग्लेंसिंग एंगल भी सेम है। तो ये कितना हुआ, दिस एंगल इज 2 थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, 180। चलिए अगेन ये एंगल कितना है, 90, और ये 2 थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस 1 मिनट। क्या ये ग्लेंसिंग एंगल है? और ये भी। तो आपको पता है एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर होंगे। दैट मीन्स 90 माइनस 2 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 3 थीटा इक्वल्स टू, एंड थीटा इज 30 डिग्री। तो हमने इस तरह से सॉल्व किया। द एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 30 डिग्री। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आर देयर? एक मिनट रुक जाओ, लॉजिकल बने, नहीं जल्दीबाजी मत करो, आराम से। मैंने टाइम दिया है 5, 1 2 3 4 5 आउट, 6 नहीं 5 बाहर निकल गया। समझ में आई बात? तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस इवेंट में टोटल कितने रिफ्लेक्शन हुए, टोटल 5 रिफ्लेक्शंस। 3rd रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर गया, तो जैसे आया था उसी रास्ते पे वापस लौट गया। 2 थीटा एक बार एक्सप्लेन करें। देखिए ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना है 90, ये कितना होगा? अब आपको पता है रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं, तो सरफेस के साथ बनने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा। क्या बोल सकता हूं मैं? चलिए
अच्छा ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दोनों का ऐड करो कितना, 180 माइनस 2 थीटा, जबकि ये तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, तो यहां पर ये एंगल कितना, 2 थीटा। अच्छा उसके बाद बताना है क्या, पहले बोलते हैं यार। 2 थीटा ये है, ये 90 है, हालांकि बात वही है 2 थीटा में भी 90, और इधर कितना है 2 थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस 2 थीटा। अब आपको पता है कि ये एंगल आई और ये एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं ना, तो क्या ये सरफेस के साथ बनने वाला एंगल भी बराबर होगा, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस 2 थीटा, और ये कितना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारे पास टोटल 5 रिफ्लेक्शन and the angle between the mirrors is 30 degree. गिन रहे हैं ना, एक मिनट रुके, रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जब वो मिरर से टकराएगा, पहली बार यहां टकराया ये रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरी बार यहां टकराया ये रिफ्लेक्शन हुआ, तीसरी बार यहां टकरा के लौट गया तो तीसरा रिफ्लेक्शन ये हुआ, फिर चौथी बार यहां टकराया 4 बार, फिर यहां टकराया बाहर निकल गया, तो हमने गिना है सबको, किसी को भी नहीं छोड़ा है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आर 5। नोट कर लिया, क्लियर। आप फॉरवर्ड भी जाके आज घर पे, जैसे मैं रिट्रेस करके ले गया हूं ना वापस, आप फॉरवर्ड बनाते हुए इसी आंसर को सॉल्व करना, क्लियर है, उससे भी आएगा। इधर से आइए, फिर इधर रिफ्लेक्ट करा के वहां पे 90 डिग्री करने की कंडीशन आपको निकालनी, हालांकि डायग्राम फाइनली यही बन जाएगा, क्लियर। अब देखिए एक स्टेटमेंट आपने कभी सुना हो कि जब हम मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाती है, कभी सुना है, नहीं सुना है तो अभी सुनेंगे हम लोग। स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट लिखे, हाँ नोट है, रिमार्क है, कुछ भी समझ सकते हो, आपको याद रखना है लेकिन जो बोल रहा हूं मैं। रिमार्क लिखिए, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड। देखिए आईआईटी जेईई की तैयारी का मतलब होता है एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, समझ आई बात। जैसे मैंने पहली लाइन में क्या बोला, कीपिंग द, यानी अब आप समझ गए कि आपको इंसिडेंट रे को डिस्टर्ब नहीं करना है। कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड when the mirror is rotated by an angle theta, when the mirror is rotated by an angle theta, then by an angle theta, then the reflected ray, will rotate, then the reflected ray will rotate by an angle 2 theta, अभी मैं इसको प्रूव करूंगा, by an angle 2 theta in the same direction, as the direction of rotation of mirror, in the same direction as the direction of rotation of mirror, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकला कि जैसे आपने किसको घुमा दिया, मिरर को कितना घुमाया, थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से जाएगी, तो जिस तरफ आप मिरर को घुमाएंगे उसी तरफ आपका रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा। पहली बात समझ में आई। तो यहां से अगर मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन में कह देता है कि मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं हम, तो रिफ्लेक्टेड रे जो घूमेगी वो 2 ओमेगा से घूमेगी,
क्योंकि उन दोनों में रिलेशन कितना है, ये थीटा जाता है तो वो 2 थीटा जाता है, तो इसे मैं ब्रैकेट में लिखे दैट मीन्स if angular velocity of mirror is omega, if angular velocity of mirror is omega, then if angular velocity of mirror is omega, then angular velocity of reflected ray, then angular velocity of reflected ray will be 2 omega. Angular velocity of reflected ray will be 2 omega. ठीक है। तो कभी आप लोग क्या कहते हैं ना, जैसे कभी धूप में आप बैठे हो, कभी आपके पास मिरर हो, तो आपने मिरर ऐसे ऐसे घुमाया होगा, किया है कभी, और उसकी जो लाइट कहीं पे इधर गिर रही है, कहीं इधर गिर रही है, तो आपने मिरर को ऐसे ऐसे घुमाया, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी क्या करती है, घूमती है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पॉट आपको कहीं दिखाई देता है वो भी इधर उधर जाता है। तो अभी इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, बात समझ गए। पहले हम इस स्टेटमेंट को बता दें, इसमें अंडरलाइन करिए कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड। पहली लाइन में लिखा है ना कीपिंग द, मतलब ये सारी बात तभी एप्लीकेबल होगी जब आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, ये सारी कहानी बदल जाएगी, आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? उसके लिए हम कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहली बात, वी हैव अ मिरर। अरे बेटा देखते जाओ, अभी मैंने क्या बोला, जो लिखवाया है उसको समझाएं तो सही। ये मिरर है आपके पास। अच्छा, मिरर कोई भी हो सकता है, अभी मैंने प्लेन मिरर शो किया है। चलिए, यहां पर एक रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, और इसको हम क्या रखने वाले हैं, फिक्स्ड। अब आपने रे ऑफ लाइट गिराया मिरर पे, कितने एंगल पे, आई, तो ये रे रिफ्लेक्ट होके गई, कितने एंगल पे, आई। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल, क्या कहते हो। अब आप यहां बैठे हो, आपने मिरर को ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो मिरर घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर दिस इज द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ मिरर, आपने मिरर को थीटा घुमा दिया ऐसे, ये एंगल क्या है, थीटा। मिरर थीटा एंगल से घूम गया इधर, किस तरफ घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे किधर घूमी, तो इसका तरीका क्या होगा, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे और इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकालेंगे हम, और देखेंगे कि वो किधर गया। तो मेरे पास इंसिडेंट रे फिक्स्ड है ना, तो मैं इसको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूं। तो अब जो रे ऑफ लाइट आई है यहां पर, कितने एंगल पर आई है, आई एंगल पे। अब हमने इसको घुमाया थीटा से, तो एक बार बताइए, अगर मैं मिरर को थीटा से, ये मिरर का नॉर्मल है, अगर मैं मिरर को थीटा घुमाऊंगा तो नॉर्मल भी थीटा घूम जाएगा। चलिए, ये नॉर्मल थीटा घूम गया, तो यहां पर ये एंगल कितना है, अगर इस नॉर्मल को थीटा अंदर कर दें तो यहां एंगल कितना बनेगा, तो ये नए नॉर्मल के साथ एंगल बना आई माइनस थीटा, और ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। आई बात समझ में, कितने एंगल पे, दिस इज योर फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज इनिशियल एंड दैट इज फाइनल, कंफर्म। अब मुझे देखना है कि भाई ये दोनों में, आपको देख के भी लग रहा होगा कि हाँ इनिशियल और फाइनल में कुछ तो एंगल आ गया है। भाई पहले ये कहां जा रही थी, इसका रास्ता ये था, ये ऐसे थी, और अभी ये ऐसे पड़ी हुई है। क्लियर है। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग किसी को रेफरेंस लेते हैं एंगल वगैरह निकालने के लिए, तो जैसे आपको ग्राउंड से एनालाइज करना है तो रेफरेंस ग्राउंड का होना चाहिए। कहां का होना चाहिए, क्योंकि मैंने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है, इसलिए मैं उसको भी ग्राउंड की तरह कंसिडर कर सकता हूं, यस और नो, बिकॉज द इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को एक रेफरेंस मान लिया। बताइए, इस लाइन से पहले वाले का एंगल डेल्टा 1 है,
और इससे कैलकुलेशन आसान है क्योंकि डेल्टा वन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ, इट इज पाई माइनस 2i। तो डेल्टा वन पर है कहां से, इस लाइन से। अब रे ऑफ लाइट इसी लाइन से, ये लाइन यही है ना, अब इस लाइन से देखो रिफ्लेक्टेड रे यहां पड़ी हुई, कितने एंगल पे, डेल्टा टू, एंड डेल्टा टू की वैल्यू आ रही है 180, यानी पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ, वेरी गुड। तो डेल्टा टू वुड बी व्हाट, पाई माइनस 2i प्लस 2 थीटा। अब इन दोनों एंगल्स को देखिए, ये बता रहा है इनिशियल रे कहां पर है, पाई माइनस 2i पे, यही बता रहा है फाइनल रे पाई माइनस 2i प्लस, किसका एंगल ज्यादा है, यही वाला ऑब्वियसली ज्यादा है, ये छोटा है ये बड़ा है। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे पहले अगर ऐसे थी पाई माइनस 2i पे, तो अब वो है पाई माइनस 2i प्लस, और कितना गई, 2 थीटा गई। क्या सेम डायरेक्शन में गई, हमने मिरर को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, कितना घुमाया, रिफ्लेक्टेड रे घूमी 2 थीटा, यस और नो। तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ reflected ray, how much it is, I can directly write it as delta 2 minus delta 1, and that would be your 2 theta। क्या ये सेम डायरेक्शन एज मिरर है, सेम डायरेक्शन एज मिरर, जिधर मिरर घुमाओगे उधर ही ये भी घूमेगा, लेकिन मिरर घुमाओगे थीटा, रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी 2 थीटा। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर हम थीटा को डिफरेंशिएट करके ओमेगा लाएंगे, तो 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका ओमेगा आएगा, उसका ओमेगा और इसका ओमेगा में रिलेशन डबल का रिलेशन होगा। वो 1 रेडियन पर सेकंड से घूमेगा तो ये 2 रेडियन पर सेकंड से घूमेगा। ठीक है, इसको नोट करिए, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। दोनों बातें ध्यान रखनी है, जिधर आपका मिरर घूम रहा है डायरेक्शन रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी उधर ही है। कैलकुलेशन समझ में आई सबको। मैंने इंसिडेंट रे को ही रेफरेंस मान लिया क्योंकि मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर याद रखिए किसी क्वेश्चन में इंसिडेंट रे को डिस्टर्ब कर देना, तो फिर आप ऐसा कर लो कि जैसे इनिशियली मिरर जहां रखा था उसको रेफरेंस मान लो, या इनिशियली इंसिडेंट रे जहां थी उसको मान लो। लेकिन इंसिडेंट रे हो सकता है बदल भी जाए, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं बदली है। आ गया समझ में। तो स्टेटमेंट तो याद रखना ही है आपको, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि थीटा एंगल से मिरर रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगी। ठीक है, तो अभी तो देखिए, मान लीजिए मेरे हाथ में एक मिरर है और लाइट आके ऐसे गिर रही है, और वो लाइट यहां से जब रिफ्लेक्ट होके गई तो इस रूम में किसी जगह पे टच कर रही है, तो वहां पर स्पॉट बनेगा। क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए व्हाइट लाइट है तो आपको व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा, यस और नो।
तो क्या होगा कि मिरर को इधर उधर करने से उस स्पॉट पे क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वो जो स्पॉट जो मोशन करेगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कॉन्सेप्ट यही लगेगा। बात समझ में आया? और प्लस उसमें थोड़ी सी काइनेमेटिक्स भी आएगी। क्लियर और नॉट? सर्कुलर मोशन की और अदर जो भी है मिटा दो इसको। बस पहला डायग्राम मिटा रहा हूं, तब तक मैं भी डायग्राम बना लूंगा। देखिए, एक हमारे पास सर्कुलर स्क्रीन है। ओके, ये जो सर्कुलर स्क्रीन है ना, इसका रेडियस समथिंग आर है, मान लीजिए वो 5 मीटर्स है। ओके, और यहां पर बात बंद कर दें, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है क्या? अब हमारे पास एक रे ऑफ लाइट इधर से आई, ये इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, और ये रिफ्लेक्ट होकर जब कहां गिरेगी, इस सर्कुलर स्क्रीन पे, तो ये यहां पर एक किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पॉट का फॉर्मेशन करेगी। समझ आई बात? अब हम इस मिरर को घुमाएंगे, तो मिरर के घुमाने से ये स्पॉट अपनी जगह बदलेगा। तो क्वेश्चन लिखे, पहले ये डायग्राम बना लो, स्पॉट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मिरर कहां पर है, स्क्रीन के सेंटर पर। स्क्रीन 5 मीटर रेडियस की है। मिरर को हम ऐसे घुमाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, if mirror is rotating, if mirror is rotating with 18 by pi, with 18 by pi, 18 by pi revolutions per second. If mirror is rotating with 18 by pi revolutions per second, then find out the velocity of a spot on the screen. And find out the velocity of a spot on the screen. ठीक है, इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, लेकिन हमने ओमेगा दिया है क्या आपको? हमने दिया है आपको क्या, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और आपको पता है कि 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब होता है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द ओमेगा ऑफ मिरर? ओमेगा ऑफ मिरर इज गिवन एज 2 पाई एन। 2 पाई एन, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 18 बाई पाई रिवॉल्यूशन में, तो ओमेगा ऑफ मिरर इज 2 पाई इंटू 18 बाई पाई। बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना। तो ओमेगा एम कितना है, 36 रेडियंस पर सेकेंड। चलिए भाई, अब याद रखिएगा कैसे सॉल्व करना है। जैसे अभी अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जो स्पॉट है, पहले आप उसका मोशन देखेंगे कि वो कैसा मोशन है। स्पॉट यहां है, थोड़ा घुमा दोगे यहां से यहां आ जाएगा, फिर यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। क्या स्पॉट का मोशन सर्कुलर है? अच्छा, स्पॉट का मोशन सर्कुलर है, तो आप सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग ऐसे समझ सकते हो कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है।
लेकिन ये पार्टिकल तो है नहीं, ये तो स्पॉट है। लेकिन जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो इस लाइन के हिसाब से होगा, बोलिए। तो ये है आपका फिक्स्ड, और मिरर घुमा रहे हैं ओमेगा से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रही है? तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 ओमेगा एम। और आपको पता है जो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे टकरा रही है वहां पर क्या बन रहा है? तो रिफ्लेक्टेड रे घूम रही है जितने से, उससे स्पॉट एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो स्पॉट किस पे लाई कर रहा है? स्क्रीन पर है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो आएगा ना, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वही स्पॉट के मोशन की भी एंगुलर वेलोसिटी होगी। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पॉट आपका जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी स्पीड आएगी ओमेगा किसका लेंगे? रिफ्लेक्टेड रे का इनटू कैपिटल आर। यही होगा क्या? तो ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्ट, भाई आपको पता है सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है? ओमेगा आर। तो ओमेगा आर जो होती है, तो ओमेगा किसका लेना पड़ेगा? मिरर पे थोड़ी है वो तो रिफ्लेक्टेड रे पर है। तो रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा है इतना, तो v इक्वल्स टू कितना है? 2 ओमेगा एम इंटू रेडियस कितना है? 5। तो इसको एक बार r ही लिख लो, एंड द वैल्यू ऑफ v इज 2 ओमेगा एम कितना है? 36 इंटू 5, दिस मच मीटर्स। कितना आ रहा है? 360 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर थोड़ी देर बाद मिरर के पीछे लाइट गिरेगी तो स्पॉट कैसे बनेगा? आ रहा है? कोई है? हाँ, तो हमने जो पूछा है ना, इस मोमेंट पे पूछा है। बात समझ गए? थोड़ी देर बाद हो सकता है कि घूम के मिरर के पीछे गिरे, तो जब तक स्पॉट बनेगा तब तक हम उसकी वेलोसिटी बताएंगे। कोई ऐसे ऑप्शन में मत लिख देना कि मिरर उल्टा हो गया, अब नहीं बता पाएंगे हम। बात समझ गए? तो ये उस मोमेंट पे पूछा गया है जब तक स्पॉट बन रहा है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये हमने आपको क्या दिया था? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पहले हमने ओमेगा निकाला मिरर का, देन उसका डबल ओमेगा किसका निकला? रिफ्लेक्टेड रे का। हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या? हाँ, मतलब वो जो मिरर है ना वो सेंटर पे ही है, बिल्कुल। वरना वो आर डिसाइड करने में दिक्कत आएगी ना, इसलिए हमने रे को सेंटर पे गिराया हुआ है। क्लियर? तो मिरर आपका सेंटर पे ही रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, मिरर तो घूम रहा है, उससे रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा, लेकिन स्पॉट कहां पर बन रहा है उसके हिसाब से किसका मोशन होगा? स्पॉट का। जैसे अभी आपने यहां पे देखा कि ये जो स्पॉट है वो एक सर्कुलर स्क्रीन पे गिर रहा है, तो इसलिए स्पॉट भी सर्कल पे चलता हुआ दिख रहा है आपको। मान लीजिए इस रूम की छत पे हम बनाना चाहें, तो स्पॉट कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। मान लीजिए मिरर ऐसे रखा है और लाइट यहां गिर रही है। अब अगर मैं मिरर को घुमाऊंगा तो स्पॉट यूं जाएगा। तो स्पॉट का मोशन सर्कुलर है या स्ट्रेट लाइन? तो याद रखिएगा, ये स्क्रीन सर्कुलर था, इस वजह से इसका मोशन कैसा था? सर्कुलर था। हाँ, ये बात सही है कि स्पॉट जिस लाइन के ऊपर है वो जरूर घूम रही है, लेकिन उसके घूमने के हिसाब से स्पॉट घूमेगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि उसका मोशन किस तरीके का है। बात समझ गए? तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये लिख लिया सबने? चलिए, ये नोट कर लिया ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम।
देखिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, या बहुत बात करते हैं आप लोग, बातचीत नहीं होनी चाहिए क्लास में, क्लियर है क्या? ये आपके पास एक स्क्रीन है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप लोग 1 साल पढ़ चुके हो, आपको पता है, अभी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। तो यहां पर एक प्लेन मिरर है और एक स्क्रीन है, ठीक है। इस समय प्लेन मिरर ऐसे है और स्क्रीन इसके परपेंडिकुलर है। तो इस बार मैंने स्क्रीन सर्कुलर नहीं दिया, स्क्रीन कैसा है, परपेंडिकुलर तो है, दैट इज स्ट्रेट। चलिए एक रे ऑफ लाइट यहां से आके गिरी, ओके, और मान लीजिए कि ये वाला एंगल 37 डिग्री है। कितना है? 37 डिग्री। दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके। ये मिरर है और जिस जगह पर रे ऑफ लाइट गिर रही है वहीं से हम आपको ये डिस्टेंस दे रहे हैं। सपोज दिस इज 10 मीटर्स। कितना है ये? 10 मीटर्स दिया हुआ है। अब देखिए ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट करके कहां गिरेगी? स्क्रीन पे। तो हमने बना दिया स्पॉट। तो दिस इज योर स्पॉट फॉर्मेशन। अब मान लीजिए मैं मिरर को घुमाना शुरू करता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसी समय पर मैं मिरर को किसी ओमेगा से घुमाऊंगा। जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, ये रे तो वैसी की वैसी है, लेकिन ये रे डिस्टर्ब होगी और घूमने के बाद ये स्पॉट यहाँ की बजाय यहाँ कहीं आ जाएगा। मोशन ऑफ स्पॉट कैसा है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन जिस पर वो है वो घूम रहा है, वो रोटेट हो रहा है, लेकिन स्पॉट रोटेट नहीं हो रहा है। स्पॉट का मोशन स्ट्रेट लाइन है। बात समझ गए? तो क्वेश्चन लिखिए, पहले ये डायग्राम बनाइए। ओके, लिखिए। लिखो, द मिरर इज रोटेटिंग with angular velocity 18 radian per second. 18 radian per second. Then find out the velocity of spot, beta SPOT, spot. The velocity of a spot on this velocity of, आपने कई बार लिखा है तब जाके मैंने टोका है। Then find out the velocity of a spot on the screen at the shown instant. Velocity of a spot on the screen at the shown instant in the diagram. At the shown instant in the diagram. ठीक है। अब देखिए इधर, ये हमारे पास स्पॉट बनेगा यहाँ पे, और देखो बातचीत शुरू हो गई है। फिर ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं आपको सब्जेक्ट सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम का न्यू क्वेश्चन आपसे हैंडल हो।
देखिए अब आप यहाँ पर स्पॉट के मोशन की बात करें, इतना आपको दिखाई दे रहा है स्पॉट का मोशन सर्कुलर, तो डायरेक्ट हम सर्कुलर मोशन से सॉल्व नहीं करेंगे, हमें वो बात अलग है कि इसका ओमेगा मिल जाएगा। तो पहले मैंने ओमेगा ऑफ मिरर कितना दिया, 18 रेडियन, तो मैंने ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकाल लिया 2 ओमेगा एम, हाउ मच, 36 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, अब पहली बात तो ये शोन इंस्टेंट क्यों बोल रहा है पता है, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट पर वेलोसिटी अलग अलग आने वाली है। जैसे पिछले में तो क्या था, सर्कुलर था तो हर बार सेम आ जाता, लेकिन यहां पर अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग आएगा। तो पहले मुझे बताइए, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन ले रहा हूं मैं, और यहां से मैं इस एंगल को नाप रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे का। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, मैंने इस एंगल को नापा, यह एंगल थीटा मैंने मान लिया। कितने लोगों को दिखता है कि डी थीटा बाई डी टी इज गिवन एज 36 रेडियंस पर सेकेंड। याद रखिएगा मैंने थीटा मिरर के लिए नहीं लिया है, थीटा लिया है रिफ्लेक्टेड रे के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मेरे पास कितनी है, 2 ओमेगा, दैट इज 36 रेडियन, यानी ये एंगल किस रेट से बढ़ेगा ये पता है आपको कितना, और इवन ये प्लस में है अगर एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो नीचे की ओर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब मुझे दिख रहा है मेरा स्पॉट का मोशन तो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, जबकि हम बात किस पे कर रहे हैं, इसके रोटेट होने की। तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे समझो कि थीटा के बदलने से इस स्पॉट की लोकेशन बदलेगी। तो एक बार बताइए, ये भी ग्राउंड का पॉइंट है क्या, मैंने इसको हाइट मान लिया y। अब मुझे बताइए थीटा और y में कोई रिलेशन है, अब मैथमेटिक्स है पूरा, थीटा और y में कुछ रिलेशन है, आप थीटा चेंज करेंगे तो y में चेंज आएगा, और आपको y में चेंजिंग का रेट निकालना है। तो एक आपको क्या पता है मालूम है, थीटा में चेंजिंग का रेट पता है। तो अभी देखते हैं क्या बनेगा। पहले तो y और थीटा में रिलेशन आएगा, tan थीटा वुड बी y बाय डी, तो y इक्वल्स टू d tan थीटा। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है, थीटा बदलने पे y बदलेगा, और y जिस रेट से वेरी करेगा वही वेलोसिटी ऑफ स्पॉट है, क्योंकि स्पॉट y के डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो फ्रॉम हियर अगर मैं इसको लिखता हूं dy बाई डी टी, तो ये आएगा, d तो कांस्टेंट है बट थीटा कांस्टेंट नहीं है, इट इज sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो आपको पता है कि डी थीटा बाई डी टी कितना है, 36, लेकिन ये अलग अलग थीटा के हिसाब से स्पॉट की स्पीड अलग अलग आ रही है। तो v आ रही है कितना, d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सही बात है। अच्छा अब अभी भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं है क्योंकि थीटा रखना पड़ेगा। तो कह रहा है एट द शोन इंस्टेंट, तो एट द शोन इंस्टेंट ये 37 है, तो ये भी, और ये 37 है, तो याद रखिएगा थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू 53 है, लेकिन कोई कैलकुलेशन करते वक्त पहले से 53 नहीं रखेगा, नहीं तो 0 आ जाएगा उसका आंसर। बात समझ गए, क्योंकि वो पर्टिकुलर वैल्यू है। तो अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्पॉट आ गया, डी कितना, 10 मीटर्स, सेक स्क्वायर 53, एंड दिस इज 36, देन v इक्वल्स टू कितना, सेक 53 3 बाय cos 53 3 बाय 5, यही ना। सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। दिस इज द स्पीड ऑफ द स्पॉट, बेटा 1000 बोल दें, 1000 मीटर्स। चेक कर लो, मुझे पता नहीं, मेरा काम यहां तक है, ध्यान रखना मेरा काम यहां तक है, इसके आगे 9th-10th वाले करेंगे, बाकी सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट। अब देखिए अगर आप फास्ट नोट करोगे, इसमें एक और मेथड फटाफट बताऊंगा मैं। एक्चुअली आपको हिंट कर दूंगा, अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं।
आई बात समझ में? मैंने क्यों कहा एट द शोन इंस्टेंट, बिकॉज थीटा अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा रेस्पॉन्ड करेगा। ओके हाँ, मैकेनिक्स वो आएगा ही आएगा। फिजिक्स की खास बात है, एक चैप्टर खत्म होता है वो बंद नहीं होता है, दूसरा चैप्टर चालू होता है, फिर तीसरा चालू होता है उसमें दोनों आ जाते हैं, फिर चौथा चालू होता है तीनों आ जाते हैं। अभी लास्ट जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे सब आ जाएंगे एक के बाद एक, सब चीजें आ जाएंगी। चलिए एक मिनट, अपना फोकस इधर होना चाहिए, इधर देखिए। अब जैसे अगर कोई ये कहता है कि सर मैं थोड़ा और दिमाग लगा रहा हूं इसको करने के लिए, तो पहले उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्पॉट, ये पहले मान लो आप। ओके, अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है सर मेरे पास यहां से यहां तक का आर है और मैं आर ओमेगा लगा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना आर ओमेगा लगाने पे स्पॉट की वेलोसिटी नहीं आने वाली। जैसे आपको पता है कि ये जो यहां से यहां तक की दूरी है कुछ है, ये वो कितनी है, डी सेक थीटा। अगर ये डी है और ये थीटा है तो ये दूरी कितनी है, डी सेक थीटा। दिखता है सबको भाई? आप इसको ऐसे कर सकते हो, डी सेक थीटा का कॉस थीटा, डी आ जाएगा, तो ये डी सेक थीटा है। अच्छा, ऐसे मानिए कि ये रेडियस वेक्टर आर है और ये ऐसे घूमा, तो कोई किसी के दिमाग में आएगा कि सर मैं इस पॉइंट को सर्कुलर मोशन करा दूं, तो याद रखेगा पॉइंट सर्कुलर मोशन करके यहां आएगा लेकिन स्पॉट यहां जाएगा। तो याद रखिएगा अगर कोई इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहे ओमेगा आर से, 1 मिनट, दिस इज द ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना? तो ये है ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और ये दूरी कितनी है, डी सेक थीटा। कंफर्म? अब पता है कुछ लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट ऊपर लगा के चले आएंगे, समझ गए? लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल मोशन का कंपोनेंट लिया जाता है, कंपोनेंट का कंपोनेंट, एक्चुअल मोशन ऊपर है ना, तो इसका मतलब है आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसके सामने, ये है वेलोसिटी ऑफ स्पॉट और ये बन रहा है 90 डिग्री। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट है उसका कंपोनेंट इधर, वो आएगा किसके बराबर, ओमेगा आर डी सेक थीटा। तो मुझे बताइए ये एंगल कितना, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो ये वेलोसिटी है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये इधर है, ये थीटा है, तो ये कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। यस और नो? और अब आपका एक इक्वेशन में आंसर आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट कितना है हमें नहीं मालूम, बट इसका कॉस थीटा कंपोनेंट, स्पॉट की वेलोसिटी का कॉस थीटा कंपोनेंट इज इक्वल टू ओमेगा आर डी sec theta, and from here the velocity of spot would be omega r into d sec square theta। यही था क्या पहले भी? अब क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं इसका कंपोनेंट इधर लगा देते हैं, फिर वो आंसर नहीं आ रहा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका कंपोनेंट इधर नहीं ले सकते आप क्योंकि ये है मोशन एक्चुअल, और इसके मोशन होने से ये गैप इतना बनेगा, और इस गैप की वैल्यू जो है ओमेगा आर डी सेक थीटा है, तो इसका कंपोनेंट आएगा इधर। क्या दोनों तरफ से सेम आंसर आ रहा है? तो ये आपका क्लियर। तो अभी आपको डीपीपी मिल गई क्या? तो एक तो आपको डीपीपी 1 सॉल्व करके लाना है। एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरे को मेरा काम खत्म करने दें। डीपीपी 1 है ना, देखिए जो डीपीपी 1 है
उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो मैंने आपको कहीं बीच में बता दिया था। इसके बाद आपको करना है डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। 7th अभी नहीं करना है, वो आगे का पार्ट है। उसके बाद 8 से लेके 11 तक करना है डीपीपी 1। क्लियर? और 1 मिनट, शीट में भी कुछ होमवर्क दे देते हैं। एक्सरसाइज 1 ये शीट में है। एक्सरसाइज 1 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, ओके। इतना सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट क्लास में आपको। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूं, जैसे कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो मीडियम चेंज नहीं होता है। मीडियम चेंज नहीं होता है तो आपको पता है स्पीड सेम ही रही, उसी मीडियम में आ गई। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया नहीं, तो वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं आया। तो एक फेज नाम का टर्म होता है, वो आपको वेव्स में समझ में आएगा। फेज चेंज हो सकता है, बात समझे कि नहीं? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ, कौन? ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है। अरे बेटा, इन तीनों को ऐड करो, 180 आना चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे। हाँ हाँ,